हम बाहर निकले तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। फजा में खास खुनकी थी। मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और बहुत सुस्त रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। मुझे खुद भी एक अरसे के बाद ड्राइविंग का लुत्फ आ रहा था। मैंने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पुख्ता सड़क खत्म हो गई। वहां से दाएं बाएं 2 कच्चे रास्ते थे जिनकी दोनों तरफ खुदरौ कांटेदार झाड़ियों की बहुतात थी। कांता बोली, गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम कुछ देर इसी वीराने में चहलकदमी करेंगे। उसने अभी इतना कहा ही था कि हमारी गाड़ी के ऐन पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से किसी ने हम पर फायर झोंक दिया। मैं कांता को लेकर फुर्ती से जमीन पर लेट गया। मुझे रह रह कर कांता पर गुस्सा आ रहा था। अच्छे भले हम लोग सुकून से बैठे हुए थे कि उसे आउटिंग की सूझी। मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे शायद, जो मैं उसकी बात मान बैठा। अब इस गलती का खमियाजा भुगतना ही था। अंधेरे के बायस कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उन हरामजादों ने गाड़ी का टायर फ्लैट करके हमारे फरार की राह हत्तुल इम्कान मसदूद करने की कोशिश की। यूं भी वो आबादी से कोसों दूर वीरान इलाका था। मैं तो ये सोचकर इस तरफ आया था कि यहाँ दुश्मनों की मुदाखलत का खतरा कम था, मगर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शहर के भरे पुरे और पुररौनक इलाके में शायद वो लोग यूं आज़ादी से फायरिंग करने की जुर्रत न करते, मगर इस वीराने में तो उन्हें खुल खेलने का मौका मिल गया था। मेरी हद से ज़्यादा बड़ी हुई खुद एतमादी का ये आलम था कि मैंने तैमूर, ग्लोरिया या विजय में से किसी को भी साथ लेने की ज़रूरत महसूस न की। उन लोगों ने यकीनी तौर पर गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ करके मेरा ताक़ुब किया था। उसके बावजूद मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता, मगर मैं तो मुस्तकबिल के ख्यालों में महव था। गनीमत यह थी कि वहाँ चटियल मैदान नहीं था, बल्कि जाबजा खुदरौ झाड़ियाँ थीं। मैंने कांता का हाथ पकड़ा और उसे बेदर्दी से कांटेदार खुदरौ झाड़ियों में घसीट लिया। कांता झुंझला कर बोली, फॉर गॉड सेक कामरान, इन झाड़ियों ने तो मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मैंने रुके बगैर झाड़ियों में उसे घसीटते हुए कहा, ये झाड़ियाँ तो सिर्फ खराशें डाल रही हैं, बाहर निकलोगी तो छलनी हो जाओगी। फायरिंग बहुत शदीद थी, मगर अंधेरे की वजह से वो लोग भी अंधाधुंध एमुनिशन जाया कर रहे थे। उनकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो सुजुकी कैरी थी, जिसे उन्होंने अपना ही कोई नाम दे रखा था। फायरिंग में मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। उनकी आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि दुश्मनों की तादाद तकरीबन 7 के लगभग है। फायरिंग के सिलसिले में मेरे कान इतने हसास हो चुके थे कि मैं हर खुदकार हथियार की आवाज़ पहचान लेता था। मैंने जवाब में अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई थी, हालांकि मैं पूरी तरह मुसल्ला था। मेरे पास साइलेंसर लगा हुआ जर्मन ल्यूगर भी था और सिक की हल्की फुल्की दूरमार राइफल भी। उस राइफल की ये खूबी थी कि वो न सिर्फ वजन में हल्की थी, बल्कि आम राइफल्स के मुकाबले में खासी मुख्तसर मगर हलाकत खेजी में उनसे कहीं ज्यादा थी। मेरी तरफ से मज़ाहमत न होने पर वो लोग मजीद शेर हो गए और मुझे गैर मुसल्ला समझकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो जानते थे कि मैं और कांता इन्हीं झाड़ियों में कहीं मौजूद हैं, मगर अब तक मेरी समझ में नहीं आया था कि हमलावर हैं कौन। अचानक फायरिंग के शोर में किसी कुत्ते की खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। फिर वो भयानक अंदाज में गुर्राता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। फौरी तौर पर इस नागहानी आफत से मैं घबरा गया। वो गालिबन किसी ट्रेंड कुत्ते की मदद से हमें तलाश कर रहे थे। मुझे उस कुत्ते की परवाह तो नहीं थी, मगर उसकी वजह से उन्हें ये मालूम हो सकता था कि हम इस वक्त कहाँ हैं। ये मालूम होते ही वो हम दोनों को भून कर रखते थे। फिर अचानक ही खौफनाक किस्म का एक कुत्ता मुझे नजर आया जो गुर्राता हुआ कांता की तरफ लपका। शायद उसे कांता की बू पर लगाया गया था, क्योंकि उसकी तवज्जो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं थी। मैं अगर झपट कर कुत्ते की गर्दन न दबोच लेता तो वो कांता का नरखरा उधेड़ कर रख देता। वो खासा कद्दावर और जसीम कुत्ता था और मेरी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। कांता किसी सहमी हुई बच्ची की तरह मेरे पीछे छुप गई थी। मेरी कोशिश ये थी कि कुत्ता किसी किस्म की कोई आवाज न निकालने पाए। मैंने उसकी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तड़प कर अचानक मेरी गिरफ्त से निकल गया। मैं चाहता तो उसे बेआवाज रिवॉल्वर से भी ठिकाने लगा सकता था, मगर उसकी आवाज भी इतनी होती है कि अगर कोई तजुर्बेकार आदमी सुन ले तो फौरन समझ जाए कि फायर बेआवाज किया गया है। फिर मेरे दुश्मन तो बिल्कुल मेरे सर पर मौजूद थे और मुमकिन है उनमें से कोई ऐन इन झाड़ियों के बाहर पोजीशन लिए बैठा हो। वो मुझसे अददी तौर पर भी और असलहे में भी बरतरी रखते थे। मैंने अपना जर्मन ल्यूगर दोबारा बगली होल्स्टर में कर लिया। कुत्ता गुर्रा कर एक मरतबा फिर कांता की तरफ बढ़ा, मगर इस मरतबा न सिर्फ मैंने बाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोची, बल्कि दाएं हाथ से उसके सर पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसकी खोपड़ी चटक गई। कुत्ते के हलक से हल्की सी च्याऊ की आवाज निकली और वो लम्हों में साकित हो गया। इससे मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि हमलावर कांता के दुश्मन थे और कांता का दुश्मन इस मुल्क में सिर्फ उसका चचा था। गोया ये हमलावर उसके चचाजाद ने हमारे पीछे लगाए थे और इस मरतबा उन्होंने खासे बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। कुत्ते की मौत के बाद मैंने कांता का हाथ पकड़ा और एक मरतबा फिर घनी झाड़ियों में दौड़ने लगा।
अचानक मेरे सामने का हिस्सा तेज रोशनी में नहा गया। घुप अंधेरे से रोशनी में आने के बायस मैं चंद लम्हों तक उल्लुओं की तरह पलकें झपकाता रहा। यही हालत कांता की भी थी। जब मेरी आंखें चकाचौंध करने वाली रोशनी में कुछ देखने के काबिल हुई तो मेरा दायां हाथ मशीनी अंदाज में बगली होल्स्टर की तरफ बढ़ा। कोई करख्त आवाज में चीखा, अपने हाथ काबू में रखो वरना भून कर रख दूंगा। मैंने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए और पहली मर्तबा रोशनी में नजर दौड़ाई। मेरे सामने दो आदमी खड़े थे। वो दोनों ही राइफलों से मुसल्ला थे। उनसे कुछ फासले पर दाएं बाएं दो आदमी और थे। उनके हाथों में भी राइफलें थीं। वो लोग गोया नीम दायरे की शक्ल में हमें घेरे खड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी फेंकने वाला मजीद कोई आदमी होगा जो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और इस हरकत का मतलब क्या है? वो बोला, सब कुछ मालूम हो जाएगा, पहले इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने अनजान बनकर पूछा, तुम हो कौन आखिर और इस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो मज़े का खेज लहजे में बोला, हम काले चोर हैं, तुम्हें कोई एतराज है? मैंने कहा, वो तो खैर तुम शक्लों से लगी रहे हो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? हाँ, इस बात पर एतराज है कि लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। वो दुरुस्त लहजे में बोला, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? मैंने पहली दफा गौर से उसका जायजा लिया। वो सूट में मलबूस था, मगर साफ जाहिर हो रहा था कि वो सूट पहनने का आदी नहीं है, क्योंकि बार बार वो इस अंदाज में पहलू बदल रहा था जैसे उसे इन कपड़ों में उलझन हो रही हो। उसका जिस्म इतना मजबूत नहीं था जितनी आवाज गरजदार थी। उसके चेहरे पर सबसे नुमाया चीज उसकी घनी मूछें थीं, जिन्होंने उसका निचला होंठ तक छुपा लिया था, मगर चेहरे पर पेशावर बदमाशों वाली करख्तगी थी। उसके साथ खड़ा हुआ दूसरा आदमी फिल्मी बदमाशों वाले अंदाज में बोला, टाइम वेस्ट मत करो गुरु, इस सूरमा को इधर खल्लास करो और छोरी को ले चलो। इतना जास्ती बात की जरूरत क्या है? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो मूंछों वाले के मुकाबले में ज्यादा सख्त जान मगर शक्ल से बिल्कुल अहमक लग रहा था। वो उन लोगों में से था जो मारो या मर जाओ की पॉलिसी पर अमल करने को हरदम तैयार रहते हैं। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और वो मूंछों वाले के खफीफ से इशारे पर फायर कर सकता था। दाएं बाएं खड़े हुए बकिया दोनों आदमी रोबोट्स की तरह बिल्कुल खामोश खड़े थे, मगर वो भी ट्रिगर दबाने को तैयार थे। मूंछों वाले ने अपने साथी को झिड़क दिया, मुझे बात करने दो बांके। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, हाँ तो महाराज, आप इस छोरी को हमारे हवाले करेंगे या फिर खुद ही हमारे साथ चलेंगे? ठाकुर साहब ने कहा था कि अगर वो आसानी से लड़की को तुम्हारे हवाले न करे तो उसे भी साथ ही ले आना, मगर जिंदा। तुम शायद वही हो जिसने ठाकुर साहब के 2 चीतों को हलाक किया है। वो तुमसे भी शायद कोई डील करना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन ठाकुर, बड़े या छोटे? मैं जानता था कि बड़ा ठाकुर यानी कांता का चचा तो हुमायूं मिर्जा की तहवील में है। अगर अब वो आजाद था तो इसका मतलब ये था कि हुमायूं मिर्जा मेरे साथ मुखलिस नहीं था। वो बोला, बड़े ठाकुर साहब तो बहुत दिनों से नजर नहीं आए, उन्हें तो शायद तुम ही अपने साथ ले गए थे, क्या तुमने उन्हें मार दिया? मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल आया, मैं ठाकुर के बेटे से उसके बाप की बुनियाद पर बार्गेनिंग कर सकता था। मैंने कहा, चलो फिर इस सवाल का जवाब मैं तुम्हारे ठाकुर को ही दूंगा। कांता घबरा कर बोली, क्या कर रहे हो कामरान, तुम खुद मौत के मुंह में जा रहे हो? मैंने कहा, मैं हमेशा मौत के मुंह में रहता हूँ। जब मेरा वक्त पूरा होगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकेगी। फिर मैं जरा तवक्कुफ के बाद मूंछों वाले से बोला, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे ठाकुर ने डील होने के बाद कोई ऐसी वैसी हरकत की या उससे पहले ही मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं मरते मरते भी उस समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। चलो, कहाँ चलना है? मूंछों वाले ने फतह के नशे से सरशार लहजे में कहा, गुड। फिर वो अपने साथी से मुखातिब हुआ, बांके, इनकी तलाशी लो। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, नो, जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे ठाकुर से बात करना चाहता हूं तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो जबान से बात करेगा तो मेरी भी सिर्फ जबान ही चलेगी, वो हथियार उठाएगा तो मुझे भी हथियार उठाना पड़ेगा। मूंछों वाले ने जिराह की, बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हथियार उठाने में पहल नहीं करोगे? मैंने हंसकर कहा, सबसे बड़ी गारंटी मेरी जबान है। तुम कहीं ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे खौफ से ठाकुर के पास जा रहा हूँ। मैं चाहूं तो अब भी यहाँ से निकल सकता हूँ, चैलेंज करके देख लो। मूंछों वाले ने कहा, चलो हम तुम्हारी जबान पर एतबार किए लेते हैं। वो शायद बगैर किसी मेहनत के जल्द अज जल्द मुझे और कांता को ठाकुर के पास ले जाना चाहता था। हम गाड़ियों की तरफ बढ़े तो सर्च लाइट भी मुतहर्रक हो गई। मूंछों वाले की एक मखसूस सीटी पर उसके सब आदमी वहां इकट्ठे हो गए। मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया था, वो 7 की बजाय 8 थे। उन्होंने हमें चारों तरफ से कवर कर लिया और गाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। मूंछों वाले ने बुलंद आवाज में कहा, टाइगर। मैंने कहा, तुम अगर कुत्ते को बुला रहे हो तो उसे भूल जाओ, चाहो तो झाड़ियों में से उसकी लाश उठा सकते हो। मूंछों वाले ने गहरा सांस लिया, बोला, गलती मेरी ही थी। जो आदमी चीते को महज खंजर से हलाक कर दे वो कुत्ते को भला क्या छोड़ेगा?
अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरा इतना कीमती कुत्ता ज़ाया हो गया। मूंछों वाले ने मेरी ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। उसके साथ वही मुसल्ला शख्स बैठा हुआ था जो शुरू से ही उसके साथ था। मैं और कांता पिछली सीट पर थे। कांता दरवाजे के साथ थी, मैं दरमियान में था और तीसरा आदमी दूसरे दरवाजे के साथ बैठ गया। हमारे साथ बैठा हुआ शख्स बहुत पुरसुकून और नॉर्मल था, मगर अगली सीट पर बैठा हुआ अहमक बहुत टेंशन में था। उसका रुख हमारी तरफ था और उसने हम पर अब भी गन तान रखी थी। दिल में तो आया कि उसके मुंह पर इतनी जोर से झांपड़ रसीद करूं कि उसकी बतीसी बाहर आ जाए। उस अहमक की उंगली भी ट्रिगर पर थी। शायद उसे खौफ था कि हम धुआं बनकर हवा में तहलील न हो जाएं। उससे कबल वो हमें ठिकाने लगा देना चाहता था। मैंने करख्त लहजे में मूंछों वाले को मुखातिब किया, अपने इस बावले साथी से कहो कि सीधा होकर बैठे, हम बैठे बैठे कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। मूंछों वाले आदमी ने तंबीही लहजे में कहा, बांके ज्यादा एफिशिएंसी मत दिखाओ, सीधे होकर बैठ जाओ। मैंने मूंछों वाले से कहा, वैसे तुम अभी इन कामों में थोड़े कम तजुर्बाकार हो। ऐसे मौकों पर सबसे पहले दुश्मन के फरार की राह मसदूद करने के लिए उसकी गाड़ी नाकारा कर दी जाती है। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल सही सलामत थी। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे आदमियों ने अब तक इसके 2-3 टायर फ्लैट कर दिए होंगे। मूंछों वाला हंसकर बोला, ऐसी बात नहीं है कामरान साहब, तुम्हारी गाड़ी के पास मेरे 2-3 मुसल्ला आदमी पोजीशन लिए खड़े थे। तुम लोग अगर उन झाड़ियों में से निकलकर फरार भी होते तो मेरे आदमी कम से कम तुम्हें भून ही देते। मैंने कहा, यह भूनने वाला लफ्ज तुमने दूसरी मर्तबा इस्तेमाल किया है। क्या भुनी हुई चीजें बहुत शौक से खाते हो? मैं वक्त गुजारी के लिए बेमकसद गुफ्तगू कर रहा था। मूंछों वाला भिन्ना गया, बोला, इसे मजाक मत समझो कामरान, गाड़ी के नजदीक आने की कोशिश करते तो मालूम हो जाता। मैंने तंजिया लहजे में कहा, कामरान इतना तरने वाला नहीं है मेरे भाई, वरना अब तक तुम्हारी रॉ, मोसाद, CIA या मेरे अपने ही वतन की ISI मुझे भून कर तीतर की तरह खा चुकी होती। फिर मैं जरा तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम्हें यह खुशफहमी है कि तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हो तो इसे दिल से निकाल दो। मेरा लहजा तल्ख हो गया, मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। वो बोला, मैंने कब ये दावा किया है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा हूँ? तुम तो ठाकुर साहब से खुद ही डील करना चाह रहे थे। उसे शायद खदशा पैदा हो गया था कि मैं गुस्से में अब भी कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। बांके ने पहली दफा जबान खोली, बोला, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, हथियारों के बलबूते पर तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े से बड़े सूरमा को ठिकाने लगा सकते हैं। खुद पर इतना ही नाज है तो खाली हाथ मुझसे मुकाबला करना। मैंने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। इस दौरान में मूंछों वाले ने एक वसीओ अरीज कोठी के गेट पर गाड़ी रोक दी। हॉर्न की आवाज सुनकर फाटक की जेली खिड़की खोलकर किसी ने झांका। फिर मूंछों वाले को पहचानते ही उसने फुर्ती से गेट खोल दिया। मूंछों वाला गाड़ी को अंदर ले गया। पोर्च गेट से काफी फासले पर था और वहां तक खासी कुशादा और पुख्ता सीमेंट की रविश थी, जिसके दोनों किनारों पर डमडम की बाड़ थी। कोठी का लॉन भी गैर मामूली तौर पर बड़ा था, इतना वसीओ अरीज के वहां बच्चे क्रिकेट खेल सकते थे। गाड़ी पोर्च में रोककर मूंछों वाला नीचे उतर आया। उसने हमें भी उतरने का इशारा किया। हमारे नीचे उतरते ही लॉन के मुख्तलिफ गोशों और डमडम की बाड़ के अकब से कई मुसल्ला अफराद निकल आए। उन्हें देखकर कांता का चेहरा धुआं हो गया। एक लम्हे को मुझे भी अपनी इस हिमाकत पर पछतावा हुआ, मगर मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और कांता का हाथ पकड़कर बरामदे की तरफ बढ़ा। मुसल्ला अफराद ने हमें चारों तरफ से यूं घेर लिया था जैसे हम मौका पाते ही उड़ जाएंगे। कांता का हाथ बर्फ की तरह सर्द हो रहा था और वो खौफ के बायस वाज़े तौर पर कांप रही थी। मैंने उसका हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका बाप अभी हमारे कब्जे में है। मैंने इंग्लिश का सहारा लिया क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक उनमें से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मेरी बात समझ सकता। कांता ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, करोड़ों की इस जायदाद के लिए तो ये अपने बाप की लाश का भी सौदा कर ले। मैंने कहा, अच्छा, फिलहाल खुद पर काबू रखो, ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बरामदा एल की शक्ल में बाईं तरफ घूम गया। घूमने के बाद हम एक कॉरिडोर में जा निकले जिसकी दोनों जानिब कमरे थे। मूंछों वाला दाईं तरफ के 3 कमरे छोड़कर चौथे कमरे के सामने जा ठहरा और बोला, कामरान साहब, अगर अब आप माइंड न करें तो अपना असलहा हमारे हवाले कर दें। मैंने कहा, नॉट एट ऑल। अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसका रवैया एकदम बदल गया था। उसने धमकी वाले लहजे में कहा, आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने आदमी हैं? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। मेरी आईसाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं जानता था कि यहाँ मुझे रेड कारपेट पर रिसेप्शन नहीं दिया जाएगा, मगर मैं सिर्फ ठाकुर की जबान पर एतबार करके यहाँ आया हूँ। फिर इतने गार्ड्स की मौजूदगी में ठाकुर को क्या खतरा है? मेरा एक रिवॉल्वर भला इन लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? मूंछों वाले ने कहा, फिर आप यहीं ठहरें, मैं ठाकुर साहब से बात करके आता। वो मुझे और कांता को मुसल्ला मुहाफिजों के पहरे में छोड़कर कमरे में दाखिल हो गया। मैंने इस दौरान में कांता को एक मर्तबा फिर पुरसुकून रहने की ताकीद की और अपनी हिमाकत पर पेचोताप खाने लगा कि खामखा हीरो बनकर इनके साथ चला आया। मूंछों वाले ने वापसी में देर न लगाई। उसने मुझसे कहा, जाइए, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं। आपकी जिस जेब में रिवॉल्वर है उसकी तरफ तो भूले से भी हाथ मत बढ़ाइएगा, वरना
मैंने झुंझलाकर उसकी बात काट दी। ठीक है। फिर मैंने कांता से कहा, आओ कांता। कमरे की आराइश देखने से ताल्लुक रखती थी। फर्श पर बेशकीमत वॉल टू वॉल ईरानी कालीन था। दीवारों पर दुनिया के मारूफ मुसव्विरों के शाहकार आवेज़ां थे। कमरे के ऐन वस्त में इंतहाई खूबसूरत फानूस छत से लटक रहा था और वहां मौजूद सब फर्नीचर मुझे इम्पोर्टेड लग रहा था। वो शायद ठाकुर का सिटिंग रूम था। वो मुझसे इतना खौफजदा था कि कमरे के चारों कोनों में 4 मुस्तैद गनमैन खुदकार असलहे से लैस खड़े थे। 2 गनमैन उसकी पुश्त पर मौजूद थे और जब मैं कमरे में दाखिल हो गया तो 2 गनमैन दाखिली दरवाजे पर भी जम गए। मैं ये देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ठाकुर अपनी जगह से खड़ा हो गया, बोला, वेलकम मिस्टर कामरान, वेलकम। बहुत शौक था आपको देखने का। जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। वाकई आप ये शोहरत डिजर्व करते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया। फिर कांता से मुखातिब हुआ, हेलो माय डियर कजन, हाउ आर यू? कांता ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, आई एम फाइन। मेरे अंदाजे के बरक्स ठाकुर 32-35 साल का आदमी था। जिस्म फरबही माइल था मगर उसकी शख्सियत पुरवकार और पुरकशिश थी। मेरा ख्याल था कि मेरा वास्ता किसी 21-22 साल के लड़के से पड़ेगा। ठाकुर ने सोफे में धंसते हुए कहा, प्लीज टेक योर सीट्स। सोफे के साथ ही कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। मैंने सोफे की बजाय कुर्सी पर बैठने को तरजीह दी। मैंने कहा, हाँ तो ठाकुर साहब, आपको मेरी तलाश क्यों थी? वो बोला, आराम से बैठें और पहले चाय पिएं, उसके बाद बात होगी। मैंने कहा, चाय वगैरह को छोड़ें, मतलब की बात करें। वो बोला, मतलब की बात तो यही है कि कांता को मेरे हवाले कर दो। मैंने बहुत ढिठाई से झूठ बोलते हुए कहा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कांता कल 21 साल की हो चुकी है। इसने वसीयतनामा भी लिखवा कर महफूज कर दिया है। वसीयत की रूह से कांता की मौत की सूरत में इसकी तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस और जेवरात सब कुछ ट्रस्ट की तहवील में चला जाएगा। वसीयतनामे की एक शिक और है, बेपता होने की सूरत में अगर 10 दिन तक इसने अपने वकील से राब्ता न किया तो उस सूरत में भी इसकी जायदाद वगैरह ट्रस्ट की तहवील में चली जाएगी। ठाकुर भिन्न कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चीख कर बोला, यू बास्टर्ड, ये सब कुछ तुमने सिखाया है कांता को? मैंने कहा, जाहिर है, कांता बेचारी भोली भाली लड़की है। तुमने समझा था कि आसानी से इसकी जायदाद हड़प कर लोगे, मगर अब तुम्हारा वास्ता कामरान से है, समझे माय डियर ठाकुर? ठाकुर ने चुपते हुए लहजे में कहा, और अगर मैं तुम्ही को हमेशा के लिए खामोश कर दूं तो? मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कांता की जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? मैंने फिर ड्रामाई अंदाज में कहा, और इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं किसी अहमक परिंदे की तरह तुम्हारे जाल में फंस गया हूँ। मेरी जेब में एक मसनूई लाइटर है जो बज़ाहिर सिगार सुलगाने के काम आता है, मगर असल में वो लोकेशन फाइंडर है। अब तक मेरे साथियों को मालूम हो गया होगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये कहकर मैंने टाइम देखा, कहा, अब तक इस कोठी को मेरे आदमियों ने घेर लिया होगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि यूं ही तुम्हारे आदमियों के साथ चल दूं। ठाकुर धाड़ा, डीके, इसकी तलाशी लो, अब मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। फौरन ही मूंछों वाला आगे बढ़ा। उसने बहुत माहिराना अंदाज में सुर्रत से मेरी तलाशी ली और वो लाइटर बरामद कर लिया, जो बनावट में खासा मुनफरिद था, मगर था सिर्फ लाइटर, उसमें कोई लोकेशन फाइंडर नहीं था। लाइटर बरामद होते ही उसने मेरी तलाशी तर्क कर दी। यूं भी वो मेरी जेब से रिवॉल्वर तो बरामद कर ही चुका था। अब मैं बिल्कुल खाली हाथ था। ठाकुर ने लाइटर मूंछों वाले के हाथ से झपट लिया और उसे कालीन पर फेंककर अपने जूते से मसल दिया। मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने इत्मीनान से कहा, इतना ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे ना, तो बात करो, तसादुम की नौबत नहीं आएगी। मैं भी छत पर जाकर अपने आदमियों से कह दूंगा कि वो पुरसुकून रहें और जब तक मेरी तरफ से कोई सिग्नल न मिले वो कोई कार्रवाई शुरू न करें। ठाकुर एक मर्तबा फिर सोफे पर ठह गया और शिकस्त खूरदा लहजे में बोला, क्या बात करना चाहते हो? मैंने कहा, बात तो तुम करोगे। तुम कांता के पीछे क्यों पड़े हो? वो बोला, कांता के बाप ने हमारे हिस्से की जायदाद भी हथिया ली थी। अब जाहिर है मैं इतनी बड़ी जायदाद इस बेवकूफ लड़की के हवाले तो नहीं कर सकता ना। मैंने जेब से सिगार का पैकेट निकालते हुए कहा, तो मत करो। मैंने एक सिगार निकालकर उसे सुलगाना चाहा तो ठाकुर के इशारे पर फौरन ही एक आदमी ने बढ़कर मेरा सिगार सुलगा दिया। मैंने एक तवील कश लेकर कहा, मेरे ख्याल में यहाँ कोर्ट्स भी मौजूद हैं। अगर तुम्हारा बाप उसी वक्त कोर्ट चला जाता तो अब तक इसका फैसला हो गया होता। मैंने सारी दस्तावेजात चेक की हैं, उनसे तो यही जाहिर होता है कि तुम दोनों बाप बेटे अपने हिस्से की जमीन और जायदाद बेचकर खा गए हो। अब तुम कांता के हिस्से को भी हड़प करना चाहते हो। मैंने ढिठाई से झूठ बोला। ठाकुर ने कहा, मैंने तो इसके सामने एक तजवीज और भी रखी थी कि मेरे साथ शादी कर ले। मैंने कहा था कि तुम इत्मीनान से इसके हिस्से पर हाथ साफ कर सको। वैसे इस जायदाद की मालियत क्या है? ठाकुर ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें नहीं मालूम? जमीन, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस और दूसरे एसेट्स मिलाकर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की मालियत है। मैंने कहा, ये फैक्ट्रियां और दूसरा बिजनेस किसने शुरू किया था? क्योंकि ठाकुर साहब के पास तो सिर्फ जमीन थी।
वो बोला, इंडस्ट्री का आइडिया चाचा जी यानी कांता के वालिद का था। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाई गई, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करने का काम किया और आखिर में कारें बनाने की इंडस्ट्री लगाई गई। अगर वो मजीद कुछ बरस जिंदा रह जाते तो उनका नाम टाटा और बिरला के साथ लिया जाता।